नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर में। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये 11th क्लास बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए है। और 11th क्लास बायोलॉजी में हम लोग चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पे ऑलरेडी मैंने 8 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उन्हें जाके प्लेलिस्ट में देखिए, प्लेलिस्ट से आप उन्हें देखिए। और ये कौन सा वीडियो है? 9th वीडियो। तो मैं फिर रिपीट करता हूँ, 11th क्लास बायोलॉजी पे चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें ये 9th लेक्चर है और मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने समझा था कि जो मियोसिस 1 था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ पे हम मियोसिस 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मियोसिस 2 क्या है ये समझते हैं। देखिए, मियोसिस 2 में 4 स्टेजेस होंगे, अगेन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज 4 स्टेजेस होंगी। सबसे पहले प्रोफेज सेकंड कहलाएगा ये, क्योंकि प्रोफेज से फिर मेटाफेज भी सेकंड होगा, फिर एनाफेज भी सेकंड होगा और टीलोफेज भी सेकंड होगा। ठीक है, तो प्रोफेज सेकंड क्या है? मियोसिस सेकंड इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस होने के बाद, जैसे साइटोकाइनेसिस हुआ मियोसिस 1 के बाद, जैसे साइटोकाइनेसिस हुआ तो मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम हैव फुली इनोंगेटेड। यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम फुली इनोंगेट नहीं हुए, उससे पहले ही आपका जो है मियोसिस सेकंड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस 1, मियोसिस सेकंड रिजेंबल अ नॉर्मल माइटोसिस। ठीक है, देखो अगर हम कंपेयर करें मियोसिस 2 को मियोसिस 1 से, इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस 1, मियोसिस 2 रिजेंबल अ नॉर्मल माइटोसिस। ठीक है, ये मियोसिस सेकंड में माइटोसिस नॉर्मल माइटोसिस की तरह, नॉर्मल माइटोसिस जो होता है ना उसकी तरह ये रिजेंबल करता है। मियोसिस 2 जो है ये मियोसिस 1 को रिजेंबल ना करके माइटोसिस जो होता है, नॉर्मल माइटोसिस, उसको रिजेंबल करता है, उसके सिमिलर है काफी। ठीक है, क्लियर है ये बात? द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है बाय द एंड ऑफ प्रोफेज सेकंड। प्रोफेज सेकंड के एंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी ही तभी क्रोमोसोम दिखेंगे आपको। ठीक है, कंडेंस नहीं होगा, क्रोमोसोम खुलेगा थोड़ा सा वो। ठीक है, द क्रोमोसोम्स अगेन बिकम कॉम्पैक्ट। ठीक है, क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट। यहाँ पे क्रोमोसोम और कॉम्पैक्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेज ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे क्रोमोसोम कैसा हो गया? कॉम्पैक्ट हो गया है। ठीक है, जनरली प्रोफेस में क्या होता है कि क्रोमोसोम खुलना चालू होता है, लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट हो गया है। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटी और क्रोमोसोम दिखना आपको स्टार्ट हुआ और क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझे इसको। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर बाय द एंड ऑफ प्रोफेज सेकंड। प्रोफेज सेकंड के बाद, प्रोफेज सेकंड के एंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है और द क्रोमोसोम्स अगेन बिकम कॉम्पैक्ट। क्रोमोसोम अगेन बिकम व्हाट? कॉम्पैक्ट। ठीक है, क्लियर है बात? मेटाफेज 2 स्टेज स्टार्ट होती है। मेटाफेज 2 क्या है? एट दिस स्टेज द क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर। एट दिस स्टेज द क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर। क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाता है सारे के सारे। एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म्स अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल गेट्स। एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म्स, और माइक्रोट्यूब्यूल्स बन जाती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म्स अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल। अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच्ड टू द काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। सिस्टर क्रोमैटिड के जो काइनेटोकोर थे सेम ही है ये वाला, तो ठीक है, ये वाला उसकी तरह सेम ही है जैसे जो दूसरे मियोसिस 1 में भी हुआ था वैसे यही है। ठीक है, ये काइनेटोकोर से जो है स्पिंडल फाइबर आपके पोल्स की तरफ अटैच होंगे और इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो मैं वापस से पढ़ता हूँ इसको एक बार। मेटाफेज सेकंड जो है, एट दिस स्टेज द क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे आ जाएंगे क्रोमोसोम्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल। माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल। ठीक है, गेट अटैच्ड टू द काइनेटोकोर। काइनेटोकोर से अटैच होंगे स्पिंडल फाइबर्स ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। सिस्टर क्रोमैटिड के जो काइनेटोकोर है उससे अटैच होंगे स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, क्लियर है बात? ये इस तरीके से यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मैंने फिगर बनाया हुआ है। फिगर किस चीज का बनाया हुआ है? स्टेजेस ऑफ मियोसिस सेकंड। ठीक है, तो एग्जाम में अगर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा आपका तो उसमें आपको फिगर बनाना है और इस तरीके से मेंशन करना है। ऑब्जेक्टिव होगा तो ऑब्जेक्टिव में तो कंसेप्ट आते हैं तो वो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टेजेस ऑफ मियोसिस सेकंड।
मियोसिस सेकंड के स्टेजेस बताइए यहाँ पे। अब प्रोफेज और मेटाफेज तो अभी भी डिस्कस किया हमने। एनाफेज और टीलोफेज जो है, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड अभी आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन फिगर अभी मैंने बता दिया है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि न्यूक्लियर एनवेलप जो था वो डिसअपियर हो गया था, ठीक है, और क्रोमोसोम अपीयर होने स्टार्ट हुए थे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये मेटाफेज सेकंड में क्या होगा, जैसे जनरली होता है कि इक्वेटोरियल लाइन पे आ जाता है क्रोमोसोम, और इसके बाद एनाफेज में क्या होगा, ये पोल की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। और टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज सेकंड में नॉर्मली जैसे कि दूसरे फेजेस में भी होता है कि ये जो है इस तरीके से क्रोमोसोम जो है सेपरेट हो जाएंगे और ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो अपीयर होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो वही स्टेजेस है, इसमें कुछ अलग नहीं है। मियोसिस सेकंड जो है वो मियोसिस सेकंड कंपैरेटिवली आसान है मियोसिस वन के तुलना में, ठीक है। क्लियर है बात। तो प्रोफेज सेकंड स्टेज है, मेटाफेज सेकंड स्टेज है, एनाफेज सेकंड स्टेज है और टीलोफेज सेकंड स्टेज है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बनाना ही है और बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्लियर ही बात, तभी आप अच्छे से एक्सप्लेन से कर पाओगे। जो रिमेनिंग दो पार्ट है एनाफेज और टीलोफेज वो हम समझते हैं। एनाफेज इट बिगिंस विद द सिमुल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम which was holding the sister chromatids together, ठीक है। देखो ये क्या होता है इस प्रोसेस में, एनाफेज सेकंड में क्या होगा, it begins with the simultaneous splitting of the centromere of each chromosome। simultaneous splitting, split होना स्टार्ट होगा यानी कि टूटना स्टार्ट होगा, दूर होना स्टार्ट होगा centromere of each chromosome which was holding the sister chromatids together, allowing them to move towards opposite poles of the cells by shortening of the microtubules attached to the kinetochore, ठीक है। सिंपल सी बात है कि इसमें जैसा कि फिगर में अभी हमने देखा भी था कि काइनेटोकोर से जो स्पिंडल फाइबर अटैच है वो शॉर्ट होना स्टार्ट होंगे और सेंट्रोमेयर जो है सेंट्रोमेयर जो है वो ऊपर की तरफ खिसकना स्टार्ट होगा, मतलब पोल की तरफ मूवमेंट स्टार्ट होगा। तो क्रोमेटिड जो अटैच है उससे वो मूवमेंट स्टार्ट करेंगे पोल की तरफ, ठीक है। तो ये प्लेट से अब पोल की तरफ जाने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लियर है बात, ये बताना चाह रहे हैं। वापस से पढ़ लेते हैं एक बार इसे। इट बिगिंस विद द सिमुल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम व्हिच वाज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमेटिड टुगेदर, अलाउइंग देम टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स of the cells by shortening of microtubules attached to kinetochore, ठीक है। by shortening of microtubules attached to kinetochores, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद टीलोफेज सेकंड जो है, टीलोफेज सेकंड इसमें लास्ट स्टेज है, ये पढ़ते हैं। मियोसिस एंड्स विद द टीलोफेज सेकंड, मियोसिस यहाँ पे खत्म हो जाता है टीलोफेज सेकंड में, in which the two group of chromosomes once again get enclosed by a nuclear envelope। two group of chromosomes are enclosed, in which two group of chromosomes once again get enclosed by nuclear envelope। nuclear envelope से अंदर घिर जाएंगे, nuclear envelope के अंदर ही घिर जाएंगे दोनों chromosomes। cytokinesis follows resulting in the formation of, अब इसके बाद cytokinesis होगा resulting in the formation of tetrad of cell, 4 सेल बनेंगे, 4 haploid daughter cells, ठीक है। मियोसिस में कितने सेल बनते हैं, 4 बनते हैं। माइटोसिस में कितने बनते हैं, 2 बनते हैं, ये याद रखना, ठीक है। माइटोसिस में कितने सेल बनते हैं, 2 बनते हैं। मियोसिस में कितने बनते हैं, 4 बनते हैं, ठीक है। तो टेट्राड ऑफ सेल्स बनेगा, टेट्राड ऑफ सेल दैट इज 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनेंगे और चारों हैप्लॉइड डॉटर सेल्स में हैप्लॉइड यानी कि हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आएंगे, ठीक है। देखो टीलोफेज सेकंड में क्या हो रहा है, मियोसिस एंड्स विद टीलोफेज सेकंड, मियोसिस जो है खत्म हो जाता है टीलोफेज सेकंड पे आके। और इसमें क्या होता है, इसमें दो ग्रुप जो क्रोमोसोम्स हैं, दो ग्रुप के जो क्रोमोसोम्स हैं वो न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर बंद हो जाते हैं, ठीक है, enclosed by nuclear envelope। cytokinesis follows resulting in the, cytokinesis होता है इसके बाद and this results in the, और cytokinesis होने के बाद tetrad of cells बनता है, 4 सेल्स बन जाता है जिसमें हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रहता है, या दैट इज 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाता है, ठीक है। क्लियर है बात, ये इस तरीके से। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, इसके बाद ये आपका मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो गया। अब हम समझ रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, मियोसिस क्यों जरूरी है। मियोसिस जरूरी है, लेकिन मियोसिस जरूरी क्यों है, ठीक है, ये पढ़ रहे हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच conservation of specific chromosomes number of each species is achieved। देखो
कंजर्व करना है क्रोमोसोम नंबर को, तो मियोसिस होना जरूरी है, ठीक है। कंजर्व करना है, बचाना है, सुरक्षित करना है, तो मियोसिस होना जरूरी है। तो मियोसिस इज द मैकेनिज्म, मियोसिस वो मैकेनिज्म है बाय विच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशीज इज अचीव्ड अक्रॉस जनरेशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। देखो जनरेशन से जनरेशन ट्रांसफर होती रहे, ठीक है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर को कंजर्व करने के लिए मियोसिस होना बहुत जरूरी है। तो मियोसिस वो प्रोसेस है जो क्रोमोसोम नंबर को कंजर्व करता है, जनरेशन टू जनरेशन भी जब क्रोमोसोम ट्रांसफर होते रहता है तब भी, ठीक है। क्लियर है बात? Even though the process results in reduction of chromosome number by half, जबकि इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, लेकिन फिर भी ये क्रोमोसोम को प्रिजर्व करके रखता है, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ ईच स्पीशीज इज अचीव्ड अक्रॉस जनरेशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स even though the process results in reduction of chromosomes number by half। देखो हमें सभी को पता है कि रिडक्शन एंड डिवीजन होता है मियोसिस, और मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है और ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्रोमोसोम, ये बहुत ज्यादा जरूरी है ये प्रोसेस मियोसिस क्रोमोसोम के नंबर को कंजर्व रखने में, क्रोमोसोम के नंबर को सुरक्षित रखने में जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। क्लियर है बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ये चीज? तो मियोसिस के क्या सिग्निफिकेंस है और मियोसिस के सिग्निफिकेंस समझते हैं। इट ऑल्सो इंक्रीजेस द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। इट ऑल्सो इंक्रीजेस, ये इंक्रीज करता है, इट ऑल्सो इंक्रीजेस the genetic variability in the population। genetic variability increase होगी, ज्यादा वेरिएशन होगा, ठीक है, in the population of organism from one generation to next generation, ठीक है। वेरिएशन are very important for the process of evolution। वेरिएशन होगा तभी इवोल्यूशन होगा, और वेरिएशन किसके वजह से हो रहा है? वेरिएशन जेनेटिक वेरिएबिलिटी हो रही है मियोसिस की वजह से, ठीक है। माइटोसिस में तो सेम ही बन रहा है, मियोसिस में भाई ये फादर है, ये मदर है, ये सन है, ठीक है, ये इनका बच्चा है, ठीक है। तो ये दोनों जैसा नहीं है, ये कुछ कुछ फादर जैसा है, कुछ कुछ मदर जैसा, लेकिन खुद भी कुछ है, तो मिक्सचर है, कॉम्बो है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें वेरिएशन है, ये फादर जैसा है लेकिन बिल्कुल डिप्टो फादर तो नहीं है, ये डिप्टो मदर जैसा भी नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें वेरिएशन है। तो ये वेरिएशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक जनरेशन में वेरिएशन आया, फिर नेक्स्ट जनरेशन में आएगा, फिर नेक्स्ट जनरेशन में आएगा, इस तरीके से बहुत ज्यादा वेरिएशन आएगा, तो इवोल्यूशन होगा, ठीक है। और इवोल्यूशन से कोई अच्छी चीज बनेगी, ठीक है, कोई ऐसी चीज बनेगी जो उस पॉपुलेशन के लिए फ्रूटफुल होगी, ठीक है। क्लियर है ये बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सिग्निफिकेंस थे मियोसिस के। अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन स्पेशल पॉइंट्स देख लेते हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो आपको इस चैप्टर में याद रखने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इधर सनलाइट आ रही है, इधर ही रहता हूं मैं। तो स्पेशल पॉइंट्स देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी, सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग सेल अराइज करता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ठीक है। सेल अराइज करता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ओमना सेलुला एसेलुलर, ठीक है। ये थ्योरी दी थी ना बिरको ने, तो इसका मतलब सेल अराइज करता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। सेल पिछले सेल से ही आया होगा, ठीक है, सेल नया नहीं बनता, सेल पिछले सेल से ही आता है हमेशा, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच दिस अकर, और ये किस वजह से, किस प्रोसेस से होता है? सेल डिवीजन से। सेल डिवीजन से सेल डिवाइड करता है, नए सेल बनते हैं, सेल डिवाइड करता है, फिर नए सेल बनते हैं, सेल डिवाइड करता है, फिर नए सेल बनते हैं, और ये इस तरीके से प्रोसेस होता चले जाता है, ठीक है। Any sexually reproducing organism starts its life cycle from a single cell zygote, ठीक है। कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हो वो अपनी लाइफ स्टार्ट करता है, कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हो वो अपनी लाइफ स्टार्ट करता है सिंगल सेल से, और उस सिंगल सेल का नाम होता है जाइगोट। हम भी जाइगोट से ही बने थे, ठीक है। क्लियर है ये बात? तो कोई भी सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो वो उसकी लाइफ साइकिल जो है वो स्टार्ट करता है सिंगल सेल से, और वो सिंगल सेल होता है जाइगोट। स्पर्म मिला एक सेल, एक ओवा मिला दूसरा सेल, दोनों सेल मिल गए तो एक जाइगोट बन गया, ठीक है। और इस जाइगोट से लाइफ स्टार्ट होती है फिर नए ऑर्गेनिज्म की। क्लियर है ये बात? सेल डिवीजन डज नॉट स्टॉप विद द फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर ऑर्गेनिजम्स बट कंटिन्यूज थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल, ठीक है।
द फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर। देखो सेल डिवीजन का ये मतलब नहीं कि सेल डिवीजन एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म बन गया तो सेल डिवीजन रुक जाएगा, ठीक है। सेल डिवीजन जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, जैसे जब मैं छोटा था, ठीक है, तो मेरे में सेल डिवीजन हो रहा था, ठीक है। अब मैं मैच्योर हो चुका हूँ, मैं यानी कि मेरी हाइट फर्दर नहीं बढ़ेगी अब, ठीक है। तो क्या मेरे अंदर सेल डिवीजन नहीं हो रहा? मेरे अंदर भी सेल डिवीजन हो रहा है अभी भी, ठीक है। तो ये स्टॉप नहीं होता प्रोसेस, मतलब एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म आपने प्रोड्यूस कर दिया, मैच्योर ऑर्गेनिज्म आपने बना दिया, इसका ये मतलब नहीं कि सेल डिवीजन रुक गया हो। सेल डिवीजन कंटिन्यू करेगा पूरी लाइफ टाइम उसके, जब तक वो जिंदा रहेगा इंसान, जब तक उसके सेल डिवीजन का प्रोसेस उसके बॉडी के अंदर चलता रहेगा, ठीक है। क्लियर है बात? तो वही चीज बताइए, सेल डिवीजन डज नॉट स्टॉप विद द फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर ऑर्गेनिज्म बट कंटिन्यूज थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। वो थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल कंटिन्यू रहता है। कुछ और बातें समझते हैं दोस्तों, कुछ और स्पेशल पॉइंट समझते हैं। इंटरफेस इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू G1, S एंड G2 फेज, ठीक है। देखो इंटरफेस को जो है वो सब डिवाइड किया गया है 3 फेजेस में, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, ये हमें पता है ऑलरेडी, ठीक है। G1 फेज जो रहता है, G1 फेज इज द पीरियड व्हेन द सेल ग्रो एंड कैरीज आउट नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। G1 फेज वो फेज रहता है जब सेल ग्रो करता है और कैरी आउट नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। ये एक तरीके से रिवीजन टाइप से है, ये सब बातें आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो इस चैप्टर में, ठीक है। Most of the organelles duplication also occur during this phase. Most of the organelles duplication, organelles का duplication कब होता है? G1 phase में होता है, ठीक है। organelles का duplication कब होता है? G1 phase में होता है। तो G1 phase में क्या होता है? G1 phase is the period when the cell grow and carries out normal metabolism. Cell grow करता है और normal metabolism कैरी आउट करता है, ठीक है। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स डुप्लीकेशन, ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन जो रहता है वो ज्यादातर इसी स्टेज में होता है, G1 फेज में, ठीक है। S फेज मार्क्स द फेज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन और क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन और क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन S फेज में होता है, याद रखना। एस फेज में क्या होता है? एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। G2 फेज इज द पीरियड ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। G2 फेज में क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है। G2 फेज में क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है, ठीक है। क्लियर है ये बात? माइटोसिस इज द इक्वेशनल डिवीजन in which the chromosome number of the parent is conserved in the daughter cell. माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो है पेरेंट के वो कंजर्व होते हैं डॉटर सेल्स के अंदर, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट टू माइटोसिस, मियोसिस, जबकि मियोसिस अकर इन द डिप्लॉयड सेल्स which are destined to work gamete, destined to form gametes, ठीक है। देखो ये मियोसिस जो है, माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है जो क्रोमोसोम नंबर पेरेंट्स के हैं वो कंजर्व करता है डॉटर सेल्स के अंदर एज इट इज क्रोमोसोम नंबर रहेंगे, ठीक है। लेकिन जो मियोसिस है वो अकर होगा डिप्लॉयड सेल में, और ऐसे डिप्लॉयड सेल में होगा जो डेस्टाइन्ड है, मतलब जिनकी किस्मत में लिखा हुआ है कि वो गैमेट्स बनाएंगे, उन पे ही वर्क करेगा। तो ये कितनी खूबसूरत लैंग्वेज है, देखो, ठीक है। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि माइटोसिस बॉडी में हर जगह होता है, लेकिन मियोसिस कहाँ होता है? सिर्फ गैमेटिक सेल्स में होता है, ठीक है, यानी कि स्पर्म और ओवा में, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया कैसा सेल था? डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड है, उससे स्पर्मेटिड बना है, स्पर्मेटिड स्पर्म, ठीक है। तो वो कैसा बना? वो हैप्लॉयड बना, ठीक है। तो हैप्लॉयड स्पर्म जो है वो डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया से बना है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे बताई गई कि डिप्लॉयड जो सेल्स हैं, ऐसे डिप्लॉयड सेल जो आगे जाके हैप्लॉयड सेल्स बनाने वाले हैं, उन पे ही ये काम करता है। कौन? मियोसिस 2, ठीक है। और मियोसिस फिर 1 और 2 है, वो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है दोस्तों, और इस चैप्टर को मैंने अपने लेवल में बेस्ट कोशिश की आपको बहुत अच्छा पढ़ाने की, बहुत सही से समझाने की। होप आपको ये अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर आपको इसके नोट्स वगैरह चाहिए तो आप बायोलॉजी बूस्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से इसके नोट्स ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज और नोट्स, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई डाउट है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी नए चैप्टर के साथ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।